हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमें पता है कि अगर हम किसी बल्ब को जलाते हैं, इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये कुछ देर बाद गर्म होना शुरू करेगा, यानी कि ये हीट डेवलप करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये हीट डेवलप क्यों कर रहा है। दूसरी बात, ये हीट कितना डेवलप करेगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो हमने एक सिचुएशन लिया हुआ है जहां पर एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है इसमें एक करंट बहनी शुरू करेगी। हमने मान लिया कि आई करंट इस सर्किट में बह रही है। तो करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम इंटरवल। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट बह रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड इस वायर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है। और चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना चाहते हैं तो हमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने होंगे। और ये कितना होता है इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रोस्टैट में। तो हमें पता चला था कि 6.25 इंटू 10⁻18 यानी कि 625 पर 16 जीरो लगाएंगे तो इतने बड़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इस रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि हर सेकेंड इसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब आप सोच करके देखो कि जब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे किसी बॉडी में तो उसके बीच में किस लेवल का कोलिजन हो रहा होगा। उसी कोलिजन की वजह से उस वायर के अंदर में हीट डेवलप होता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पर जाकर के देखें तो ज्यादा बात समझ में आएगी। आप यहाँ एक सिचुएशन देख सकते हैं। मैंने इसी वायर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखलाया है, थोड़ा सा जूम करके दिखलाया कि ये वायर है, दरअसल कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखलाया हुआ है और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। तो जब मैंने बैटरी से इसको जोड़ा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर जो चार्ज हुआ ये पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव टर्मिनल, तो इधर जो चार्ज हुआ वो निगेटिव हुआ। और हमें पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है और निगेटिव में टर्मिनेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब हमें एक चीज पता है कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है और वो फोर्स यहां भी लगेगा। और ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होता है और अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और इसकी वैल्यू हमें पता है F = QE के बराबर होगी। तो इसको कितना डिस्प्लेसमेंट चलना है? सपोज करें कि यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को d मान लेता हूं तो उसको d डिस्प्लेसमेंट तक चलना पड़ेगा। तो कुछ वर्क डन हो सकता है, उस वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां जो वर्क डन होगा, एक सेकेंड, ये जो इसमें वर्क डन होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या F.d। यही तो इसी से तो हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल निगेटिव है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा और आप कह सकते हो सर ये FD के बराबर होगा। फिर से हम लोग लिख सकते हैं सर ये F कितना? तो ये QE के बराबर, नहीं, फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होगा तो फील्ड इंटू जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो QE इंटू D इतना कुछ होगा। अब ये देखो तो E इंटू D को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में क्या कहते थे? पोटेंशियल, है ना। तो यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, इतना हमारा वर्क डन होगा। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करेंगे तो उस पर इतना वर्क डन किया जाएगा। अब ये चार्ज क्या होता है? तो आप कह सकते हो सर Q = IT होता है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VIT। काम हो गया। अब इसी को मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि वर्क डन इज इक्वल टू VIT। इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको याद रखने का एक तरीका हम लोग बताते हैं कि VIT को आप ये इससे याद रख सकते हो, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि आप भूले नहीं। तो इसे बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। VIT, V हमारा वोल्टेज है, I हमारा करंट है और T हमारा टाइम है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखना चाहेंगे कि I = क्या होता है? V/R। तो मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो सर V²/R × T। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं कि V = क्या होता है? IR।
तो अगर मैं उस चीज को यहाँ पर पुट करूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो 3 फॉर्मूला टोटल आ गया अपने पास। अगर देखें तो 3 फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा वर्क डन आ रहा है या तो हम उसको कहेंगे वी आई टी या आई स्क्वायर आर इंटू टी या आपका वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इतना वर्क डन हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो हीट डेवलप कितना होगा ये निकालना था, तो वर्क डन क्यों कर रहा है? तो उस वर्क डन की वजह से ही तो उसमें हीट डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो वर्क डन आ रहा है ये कुछ और नहीं, ये हमारा हीट ही है, यानी H इज इक्वल टू आप कह सकते हो वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये 3 फॉर्मूला आ गया, इन तीनों के मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको जब हम यूज करेंगे वी आई टी तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे, अगर वोल्टेज नहीं है करंट और रजिस्टर पता है तो इसको यूज करेंगे। टाइम तो दिया ही रहेगा, वो तो कॉमन बात है। तो वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर करंट नहीं है, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको वीवीआई करके रखिएगा और इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा। तो क्यों करंट डेवलप हो रहा है ये भी हमें पता चल गया, कितना करंट हीट डेवलप होगा ये भी हमें पता चल गया। तो दोनों बातें हमें पता चल गई। अब मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सपोज करें कि मैं एक एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये रजिस्टर मान लो कि 3 ओम का है और ये जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बताना है कि इस रजिस्टर में कितना हीट डेवलप होगा और मैं टाइम ले रहा हूं 1 मिनट। 1 मिनट में कितना हीट डेवलप होगा, अब आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप दोनों तरीके से बता सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, दूसरा इसमें करंट भी निकाल सकते हैं। तो हालांकि करंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये वी आई टी से भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर आर बाई टी से, मतलब वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी से कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये भी आप कर सकते हैं। ये वोल्टेज कितना है 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, रेजिस्टेंस कितना 3 और टाइम कितना 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, सब एसआई में लेंगे तो ये 3 से 3 बार में कट भी जाएगा। तो 9 इंटू 3 इंटू 60 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 180 हो जाएगा 162, यानी 1620 जूल हीट डेवलप करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। तो यहाँ भी सेम ही चीज हम लोग यूज करेंगे, तो इतना हीट इस वायर में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अगर बाय द वे आप सोच रहे होंगे सर हमें करंट से निकालना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप करंट को कैलकुलेट कर लो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट में एक ही आर है तो आप डायरेक्ट पुट करो 9 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर की करंट इस रजिस्टर से फ्लो हो रही होगी। तो यानी कि अगर हम हीट को निकालना चाहेंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू टी से भी निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना 3 ओम, टाइम कितना 60, यानी कि 9 इंटू 3 इंटू 6, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 1620 जूल हो जाएगा। तो सेम ही रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो तीसरा फॉर्मूला जो था VIT आप उसको भी यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़े आसानी से हम रजिस्टर में कितना हीट डेवलप होगा ये बता सकते हैं। शर्त ये कि आपको ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। तो जो गिवन है उसके मुताबिक ही आप लेकर के चलेंगे और तीनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। सपोज कराए कि इस बार रजिस्टर हमारे पास 2 है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, और अभी भी ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये R1 है जो कि 1 ओम है और ये R2 है जो कि 2 ओम है। इतना रजिस्टर दिया हुआ है। अब इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें जो हीट डेवलप होगा वो H1 होगा और इसमें जो हीट डेवलप होगा वो H2 होगा। H1 और H2 बताना है और टाइम आपको अभी भी वही 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड ही लेना है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी से बताएं कितना आ रहा है। तो t इजिकल टू 60 सेकेंड पर आपको H1 की वैल्यू बतानी है और H2 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि इस रजिस्टर में देख लीजिए कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो आप कह सकते हो सर I इजिकल टू V बाय आपका R इक्विवेलेंट, ध्यान रखना है हमेशा R इक्विवेलेंट ही आपको लेना है। तो V कितना है 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय
टोटल रेजिस्टेंस की बात करो तो 2 और 1 ये 3, अभी भी इसमें 3 एम्पियर की करंट ही फॉलो होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि दोनों रजिस्टर से कितनी करंट बहेगी। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो उसमें करंट सभी में पास करेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल दोनों में डिफरेंट होगा। तो सबसे आसान बात यही है कि हम करंट से ही इसको सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो इसका V1 हमें निकालना पड़ेगा, फिर V2 निकालना पड़ेगा, और वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको देखते चले जाएंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर अभी करंट की बात करूं तो करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर की ही करंट दोनों में फॉलो होगी। तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर H1 इज इक्वल टू आपका I स्क्वायर R1 इंटू टी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और I हमें पता है कितना 3 का स्क्वायर इंटू R1 आपका कितना है 1 इंटू टाइम कितना 60, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या 9 इंटू 60, यानी कि 540 जूल की उसमें हीट डेवलप होगी। किसमें? रजिस्टर 1 में। अगर मैं रजिस्टर 2 की बात करूं यानी कि S2 इज इक्वल टू अगेन I स्क्वायर आपका R2 इंटू टी, तो I की वैल्यू फिर से एक बार 3 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 और टाइम आपका फिर से एक बार 60, यानी 9 इंटू 2 इंटू 60, यानी कि बोल सकते हैं 9 इंटू 120, 1080 जूल, यानी कि 1080 जूल की इसमें हीट डेवलप होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे जो कि आपको खुद ही सॉल्व करना है। पहले आप तो इसको एक बार नोट कर लो, सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या किया। पहले करंट निकाला, करंट निकालने के बाद इसको सॉल्व किया। आप चाहे तो पहले पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसके बाद भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर है कि करंट से निकाले, आपको कम काम करना पड़ेगा। एक और सिचुएशन ले रहा है कि सपोज करें अपने पास इस बार 2 से ज्यादा रजिस्टर ले लेते हैं, चलिए बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 3 रजिस्टर ले रहा है, ऐसा कुछ है। और अभी भी एक कॉमन बात रख देते हैं कि ये 9 वोल्ट की बैटरी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 6 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये 1 ओम है। अगर आप गौर से देखो तो कुछ बातें मैंने कॉमन करी है, तो इससे कुछ करंट आई बहेगी। ठीक ना, मैं इसका नाम रख दूं, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो आपको बताना है H1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू कितनी होगी, और एट T इज इक्वल टू अगेन 60 सेकेंड। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैं 60 सेकेंड पर ही अभी भी पूछना चाह रहा हूं कि कितना इसमें हीट डेवलप करेगा। तो ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले या तो करंट आप कैलकुलेट कर लो या वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। तो बेहतर है कि आप पहले करंट निकाल लो, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये तो 2 ओम होगा ना, क्योंकि 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 18/9 यानी कि 2, और फिर ये 1, तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएगा, ये पूरा 2 ओम और ये फिर से सीरीज में आ जाएगी यानी 3। तो आप कह सकते हो कि सर करंट तो सेम रहा, यही चीज मैं बोल रहा था कि ये कॉमन है। I इज इक्वल टू V बाय आपका R इक्विवेलेंट, यानी कि फिर से 3 एम्पियर की करंट इसमें बहेगी। ठीक ना, ध्यान रखना है 3 एम्पियर की करंट इस सर्किट में बहेगी। अब ये जो करंट यहाँ पर आ रही ना 3 एम्पियर, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आई है क्या यही 3 एम्पियर इसमें जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग करंट इन दोनों रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैं मान लेता हूं I1, और इसमें जो जा रहा है वो है I2। अब I1 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो I1 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसके मदद से हम लोग करंट निकाल सकते हैं किसी भी रजिस्टर में। तो आप देखो तो करंट टोटल कितनी पास कर रही है 3 ओम, और उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 है, डिवाइडेड बाय 6 3 9 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 1 ओम की 1 एम्पियर की करंट बहेगी इसमें। यानी कि इस रजिस्टर में 1 एम्पियर, तो जाहिर सी बात है इसमें कितना होना चाहिए 2 एम्पियर। हालांकि आप इसको भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसके मदद से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहरहाल हमें करंट मिल चुका है कि इसमें 1 एम्पियर की करंट, इसमें 2 एम्पियर, फिर 1 और 2 मिलेगा तो फिर इसमें कितना 3 एम्पियर, सारा कुछ हमें मिल चुका है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू कितना I स्क्वायर RT, तो H1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप I1 स्क्वायर,
R1T। तो I1 इसमें कितना है भाई 1, R2 कितना है 6, टाइम कितना है 6 यानी कि 36, यानी 360 जूल की हीट उसमें डेवलप होगी। अगर मैं H2 की बात करूं तो I2 स्क्वायर R2T, इसको आप खुद ही कैलकुलेट करो। तो I2 की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और R2 की वैल्यू 3, और टाइम कितना 60, यानी 18 4 या 12 गुना 6 72, 72, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 720 जूल की उसमें हीट डेवलप होगी। अब फिर मैं H3 की बात करूं तो H3 इज इक्वल टू अगेन I3 का स्क्वायर इंटू R3 इंटू टी। I3 से मेरा मतलब है कि I इसमें जो करंट है यहाँ, क्योंकि मैंने I ही मेजर किया था, यहाँ से जो ये बैटरी जो करंट सप्लाई कर रहा है उसको मैंने I माना था, और यहाँ रजिस्टर 3 है इसलिए मैंने I3 बोल दिया, तो वो अंडरस्टूड है। तो आप बोल सकते हो सर ये 3 का स्क्वायर और R3 की वैल्यू 1 और टाइम टोटल 60, यानी 9 इंटू 60, 9 छके 54, 540 जूल की इसमें हीट डेवलप होगी। तो कुछ इस तरह से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सको, ठीक ना। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते हो ना तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बड़े ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। ध्यान रखना है कि चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहे, अगर आप करंट निकाल लेते हो तो बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि पहले करंट फाइंड आउट करिए, करंट फाइंड आउट करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पैरेलल था तो दोनों वायर में अलग अलग करंट जाएंगे, और एक बात ध्यान रखना है कि ज्यादा रजिस्टर है तो उधर से कम करंट जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस उसको बहने से रोकेगी ना, वो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ ज्यादा रजिस्टर है तो जाहिर सी बात उसमें कम करंट होना चाहिए, यहाँ कम रजिस्टर है तो इसमें ज्यादा करंट होना चाहिए। तो देख लो इसमें 1 एम्पियर आया, इसमें 2 एम्पियर आया। कैलकुलेट करने का तरीका मैंने क्या बताया कि अगर हमें I1 चाहिए तो I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा कितना आ रहा है 1 एम्पियर की करंट इसमें आ रही है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली R2 के लिए भी मैंने वही किया, I2 के लिए I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यहाँ से भी आप पुट करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा, और फिर ये 1 और 2 मिलेगा तो इसमें 3 एम्पियर जाएगा। H हमें पता ही है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक बात और याद रखिएगा, क्या हमें मिल रहा था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस फॉर्मूला से हम ये कह सकते हैं कि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, दूसरी बात H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तीसरी बात H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीनों बातों को ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो हीट डेवलप होगा वो बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब भी हमारा हीट ज्यादा होगा। तीसरी बात, अगर हम ज्यादा देर के लिए उसमें करंट को फॉलो कराएंगे तो ज्यादा हीट डेवलप करेगा। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है, और कॉमन सेंस वाली बात है कि हीट ज्यादा होगा अगर हम करंट ज्यादा पास कराएंगे, हीट ज्यादा होगा अगर रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा अगर हम ज्यादा टाइम के लिए करंट को बहने देंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए बात करें तो आप 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट ले सकते हैं, 1 घंटा ले सकते हैं, और उस हिसाब से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और बात करेंगे। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।